Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, in this video today we are going to study about the agriculture sector, or you can say that the condition of agriculture sector at the time of independence. As you know, our chapter is going on Indian economy on the eve of independence. This is first chapter of Indian economic development, right? So as you can see, in the last video you have watched कि the Indian economy was not so good at the time of independence, right? Indian economy was not so good at the time of independence. Okay students, so in the same way the agriculture sector was also not too good. Indian agriculture become backward, stagnant and non-vibrant under the British rule. What do you mean by backward? Backward का मीनिंग हो गया पिछड़ा हुआ था. Stagnant का मतलब उसी backward कंडीशन में लगातार रुक गया था, ना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, लगातार बैकवर्ड में जाता जा रहा था. ठीक है. एज वेल एज नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर फैल पा रहा था, बढ़ पा रहा था, उसमें कोई ग्रोथ हो पा रही थी, राइट. सो ये वाई देर आर द सेवरल रीजन्स, बिकॉज देर वॉज वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन. What? Weak productive accumulation. Indian agriculture become backward due to the lower level or weak production accumulation. Weak production accumulation means production जो बेटा commodities का है ना, वो कम हो पा रहा था, right? So now if it is clear, put your SR number in the comment box and like this video. कि if you have got it the first reason why Indian agriculture sector was backward, why Indian agriculture become backward at the time of independence. Number one, due to weak productive accumulation. Secondly, there was beta unemployment and underemployment. Two things. Unemployment means most of the peoples are not getting job. Most of the people were not getting jobs at that time. Why? क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने ही कारोबारियों को ज़्यादा जॉब देना प्रेफर कर रहे थे और हमारे इंडियंस को जो जॉब है बेटा वो कम मिल पा रही थी, राइट. आफ्टर दैट देयर वाज अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द स्किल्ड पीपल्स वर नॉट गेटिंग जॉब्स. उन लोगों को भी जॉब्स नहीं मिल पा रही थी बिकॉज ऑल द क्राइटेरियाज वर सेटल्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो जो काम करने वाले लोग थे ना वो भी नहीं जॉब कर पा रहे थे. दैट इज़ वाई unemployment and underemployment, right. Low levels of production and productivity. Is it clear? प्रोडक्शन लेवल जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत कम हो गया था, एज वेल एज स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई. तो वी टिल नाउ हाउ मेनी रीजन्स वी हैव डिस्कस्ड? 3 रीजन्स, राइट. तो राइट इन कमेंट बॉक्स ऑल द 3 रीजन. फर्स्ट रीजन वाज वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन ड्यू टू विच द इंडियन एग्रीकल्चर बिकम बैकवर्ड. Number 2, unemployment and underemployment. Number 3, low levels of production and productivity, right. And next reason was subdivision of land holdings. What do you mean by subdivision of land holdings? बेटा subdivision of land holding means there was a जिम्मेदारी सिस्टम. उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स ने अपने ही रीडर्स को जिम्मेदार बना रखा था एंड दे प्रोवाइड लैंड टू इंडियंस ऑन रेंट. वो इंडियन लोगों को ज़मीन रेंट पे प्रोवाइड करते थे, जिससे क्या था, दे वर नॉट एबल टू अर्न मोर. ओके. सो इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्रिमिटिव एंड स्टैग्नेंट. द मेन कॉज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एज फॉलोज. मतलब ये तो मेन रीजन थे. अब साथ साथ में कुछ ऐसे सेक्टर भी थे जो कांस्टेंट हो गए थे. क्यों हो गए थे? ठीक है. उनके कॉजेस ये थे कि लैंड टेन्यूर सिस्टम था, जिम्मेदारी सिस्टम था, महावारी सिस्टम था, रोटावारी सिस्टम था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री था. दे वर डिवाइडिंग कंट्री इनटू सेवरल पार्ट्स. जिम्मेदारी सिस्टम मैंने बता ही दिया. लैंड टेन्यूर सिस्टम में क्या था कि उन लोगों ने रेंट को फिक्स कर रहा था. ओके. रख देते थे कि इतना रेंट आपको देना है. अगर आपको इस सारे के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना है देन यू कैन गो थ्रू NCERT. सभी का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. मैंने 2 समझा ही दिए हैं. लैंड टेन्योर सिस्टम मतलब
रेंट के बिहाफ पे ज़मीनों को दे दिया था उन्होंने, रेंट बहुत ज़्यादा कर दी थी, ज़मींदार बना दी थे, जो मतलब कुछ ही लोगों को उन्होंने लीडर्स बना दिया था और वही इंडियंस को जॉब प्रोवाइड कर रहे थे, राइट। जब टॉपिक पे आएंगे तो सारे बाकी भी एक्सप्लेन करूँगा। नाउ सी नेक्स्ट व्हाट इज रिटन, एग्रीकल्चर प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, it provides the food security to the country, also it is a backbone for many industries. We know very well कि अगर कोई भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल किसका होता है, एग्रीकल्चर का होता है, राइट। और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में बैकवर्ड क्यों हो गई थी बेटा, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था, राइट। So at the time of independence almost 85% of total population was depend on agriculture। भाई आज तो हमारा कुछ परसेंटेज कम हो गया जो लोग एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड, बट अभी भी स्टिल मोर देन 70 पीपल्स आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 85% पीपल्स वर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। और जब 85% 100 में 85 जब एग्रीकल्चर वाले हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर ही पीछे चला जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी सिंपल सी बात है, हम लोग सोच सकते हैं बहुत ही पुअर हो गई होगी, ओके। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सॉ नो ग्रोथ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, और उस टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। प्रोडक्टिविटी वाज स्टैग्नेंट, प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ पा रही थी। इनफैक्ट इट वाज डिटोरेटिंग द टोटल आउटपुट इंक्रीज जस्ट 0.5%, और एनुअल जो आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ रहा था वो कितना बढ़ रहा था, 0.5% बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले। फार्म आउटपुट फ्रॉम ईयर 1891 to 1947 वाज नॉट मोर देन 0.1, राइट। 1891 से जब ब्रिटिशर्स का शासन हुआ टिल 47 जो हमारा आउटपुट था 0.11% से ऊपर नहीं जा पाया, ओके। Many regions were behind that prominent were the land settlement and exploitation of Indian farming by the ब्रिटिश इंडिया फॉर देयर बेनिफिट, ठीक है, कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का ब्रिटिश क्या कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स मिस यूज़ कर रही थी, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम करा दिया था। इससे जो एग्रीकल्चर का रियल बेनिफिट था दे वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स, ओके। वेंट स्टेट इन द हैंड ऑफ जमींदार, फार्मर्स एंड अप गेटिंग नथिंग इवन आफ्टर टॉयलिंग हार्ड फॉर इट, ठीक है। जितने भी फार्मर्स थे, ठीक है, वो बहुत बड़ी मेहनत खेतों में करते थे, पर उसका जो हायर बेनिफिट होता था वो ज़मींदार के हाथ में जाता था, एंड ज़मींदार वर ब्रिटिशर्स, ओके। सो लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स, उस टाइम फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड अच्छी क्वालिटी में नहीं हो पा रहे थे, और इन्फीरियर क्वालिटी सीड्स की थी, जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कम यूज़ पर हो पा रही थी, जो मोस्टली इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ओके। और एडिंग फ्यूल ऑन द दैट वाज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इट, राइट। फ्यूल वगैरह भी उस टाइम प्रॉपरली इंडियंस को नहीं मिल पा रहा था। आफ्टर दैट ब्रिटिश इंडिया कंपेल्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो मोर कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ मेन क्रॉप। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उन्होंने क्या बोला कि कैश क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जिससे कि कैश इंडियंस को ना मिल करके ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिले। दिस इवेंचुअली हेल्प द ब्रिटिश इंडस्ट्री बैक होम एज दे वर गेटिंग रॉ मटेरियल एट वेरी लो प्राइसेस, कि जिससे ब्रिटिशर्स को जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही लो प्राइसेस मिले, बट फार्मर्स स्टिल ऑन द डार्कर साइड विद नो रियल बेनिफिट, ठीक है। और फार्मर्स को रियल बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। नाइदर ब्रिटिशर्स नॉर जमींदार डिड एनीथिंग फॉर द फार्मर्स और फार्मिंग, द मेन इंटरेस्ट वाज ओनली टू कलेक्ट टैक्सेस। और ब्रिटिशर्स का मेन पर्पज़ क्या था कि जब हम लोग कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे तो जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा, एंड दैट विल बी क्रेडिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इवन इन द कंडीशन ऑफ ड्रॉट, फेमिनायर और फ्लड देयर वाज नो मर्सी अपॉन फार्मर्स, ठीक है। अगर कोई भी फ्लड आ जाता था या सूखा पड़ जाता था तो इन दैट सिचुएशन किसी भी तरह की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई हेल्प नहीं करी जाती थी, कोई भी भगवान फार्मर्स का नहीं होता था। फर्दर it happened that to agriculture because of partition highly irrigated land went to Pakistan। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता था वो लैंड किसको चली गई, पाकिस्तान को। ऑन द वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम फ्रंट पंजाब which was rich in producing wheat and east Pakistan now Bangladesh no for jute production went to divided nation, thus Indian jute industry suffered heavily। फिर उसके बाद जिससे क्या हुआ कि इंडियन जब पाकिस्तान में ज़मीन अच्छी चली गई तो इंडिया को फिर से भारी नुकसान हुआ, ओके।
Now whatever we have studied, by the help of PPT, all the things we will repeat from the help of NCERT also. Okay, so see here in the what is written in your NCERT book. Here all the things are same written as Indian economy under British colonial remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in village and derived livelihood directly indirectly from agriculture. मैंने आपको बताया ना, आप इसमें भी देख सकते हो कि प्री ब्रिटिश इंडिया से पहले फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर डिस्क्राइब्ड 17th century Bengal in the following way. The knowledge I have acquired, this is the complete article students, you can read it. Okay, and I already told you कि 85% population इंडिया की किस पर डिपेंड थी, that was on the agriculture. Okay, और occupation of such large population, that was agriculture, right? After that sector continued to experience stagnation and not influentially under deterioration. Agriculture productivity become low, though in absolute item the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. This stagnation in the agriculture sector was mainly caused due to various system, that was land settlement, that was introduced by colonial government. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कौन सा सिस्टम चलाया स्टूडेंट्स? लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलाया. ठीक है, अब लैंड सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम क्या होता था? इसमें चलता था बेटा जिम्मेदारी सिस्टम, जो मैंने अभी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस जिम्मेदारी सिस्टम, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड in then Bengal presidency, comprising parts of India, present day eastern states. In profit accruing out of the agriculture sector went to जिम्मेदार इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर. और जब जिम्मेदारी सिस्टम आ गया तो ज़मीन सारी जिम्मेदार के हिस्से में चलेगी इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर, जो उनको जोतते थे. ठीक है, सो जो अब मेहनत करने वाला है उनको प्रॉफिट मिलना बंद हो गया. दे वर नॉट गेटिंग बेनिफिट, राइट? And just colonial government did nothing to improve. Instead of जमींदार was only to collect rent regardless of economic condition of the cultivators. ठीक है, बिना जो भी बेटा खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स होते थे, कल्टिवेटर्स होते थे, उनका बिना ध्यान रखे जो ज़िम्मेदार थे वो रेंट को कलेक्ट कर लेते थे और अपना काम करते थे. ओके, एंड आफ्टर दैट दे कॉज्ड इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर. To a very great extent, the term of the revenue settlement were also responsible for the जिम्मेदार adopting such an attitude. ठीक है, dates for depositing specified sum of revenue were fixed. और जो फार्मर्स के लिए थी बेटा they were decided फिक्स डेट, उन्होंने फिक्स डेट डिसाइड कर दी कि इस डेट को आपको पे करना ही करना है. Failing which जिम्मेदार were to lose their rights. Beside this low level of technology, lack of irrigation facility and negligible use of fertilizer all added up to aggravate the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity. ठीक है, और क्या क्या बोला गया है कि जो सिंचाई का सिस्टम था, पानी का साधन था, वो भी बहुत ख़राब हो गया. फर्टिलाइजर्स ख़राब क्वालिटी में मिलने लगे. ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, जिसकी वजह से इंडियन सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से कमज़ोर हो गया. ओके, बट this could hardly help the farmer in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crop, which were to be ultimately used by British industry to back home. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? मैंने बोला ना कि उन्होंने क्या करा था, फोकस कर दिया इंडियंस को कि आप लोग कैश क्रॉप करें, जिससे कैश क्रॉप करके उनको रॉ मटेरियल ईजिली मिलेगा और कैश का भी वो लोग मिस यूज़ करना चाह रहे थे. राइट? India's agriculture was starved of investment in tracing, flood control, drainage and distillation of soil, while a small sector of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops. A large section of tenant, small farmer and sharecroppers neither had resources and technology nor to incentive to invest in agriculture. और कुछ लोगों हमारी कंट्री में बेटा क्या था, उनके पास इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं थी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से भी वो लोग पिछड़े रह गए. ओके, तो ये सारे रीज़न थे. जिम्मेदारी सिस्टम आ गया, फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर था, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. दे वर डिसाइडिंग ऑल द थिंग्स बाय देमसेल्फ, ड्यू टू विच इंडियन एग्रीकल्चर वाज पुअर. अगर कोई भी पूछता है आपको एग्रीकल्चर सिस्टम क्यों ख़राब था, नंबर 1 ड्यू टू जिम्मेदारी सिस्टम. ओके, टेनेंट्स हैव टू पे रेंट एट द फिक्स टाइम पीरियड. राइट? poor irrigation facility, low quality of fertilizers, okay, and high rents, and whole completely जिम्मेदारी system was responsible for the
low productivity in the agriculture. Okay students, so in this video today we have discussed about the agriculture sector at the time of independence. कैसा था, बहुत ख़राब था, बहुत पुअर था, 85% पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड थी, ठीक है, और सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। स्टिल हमारा जो प्रोडक्शन था वो डे बाई डे कम होता चला गया। ओके, सो दिस वाज द थिंग विच वी हैव स्टडी टुडे। अगर अच्छी लगी वीडियो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। एंड फॉर मोर रेफरेंस, अगर कुछ कम ज़्यादा लग रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन यूज़ रेफरेंस बुक ऑल्सो, ठीक है। फ्रॉम देयर you can get the content more deeply. Okay, thank you students for watching this video. Bye bye, take care.